हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लीगल एप्टीट्यूड का सेकेंड चैप्टर का पार्ट ए विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग एक ऐसा लॉ पढ़ने वाले हैं जिसका आपको डे टू डे काम होता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। और कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है कि हर बंदा और हर बंदी अपने डेली लाइफ में एंटर करते ही करते हैं। तन्मय बोल रहा है मैम स्क्रीन ब्लर हो रहा है। इज इट ओके नाउ तन्मय? ओके, इट्स ओके। ओके, सो मैं आपको बोलने वाली थी, आप सभी ऐसा करते होंगे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फोन किया डोमिनोज में, भैया एक पिज्जा डिलीवर कर देना फार्म हाउस। आप लोग मम्मी बोलती हो कि बेटा जा मार्केट में जाके सब्जी वाले से 2 किलो प्याज खरीद के ले आ। आप जाएंगे सब्जी वाले के पास, बोलेंगे सब्जी वाले भैया जरा 2 किलो प्याज देना। आप लोगे 2 किलो प्याज, 50 रुपए थमाओगे उसको और आ जाओगे। आपको पता है यहाँ आप सब्जी वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आपने डोमिनोज में फोन करके बोला कि भैया एक फार्म हाउस पिज्जा घर में डिलीवर करना, वहां आपने डोमिनोज वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। शाम को आपको चाय पीनी थी, चाय में आप पार्ले जी बिस्किट डुबो करके खाते हैं, लेकिन पार्ले जी बिस्किट खत्म हो गया था। तो आप गए बाजू वाली ग्रोसरी शॉप में और वो बाजू वाले ग्रोसरी शॉप के अंकल को बोला, अंकल अंकल जरा 2 पैकेट पार्ले जी देना, और 20 रुपए पकड़ा के आ गए। आपको पता है यहाँ आपने उस दुकान वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जी हाँ, ये चैप्टर पढ़ने में मजा क्यों आएगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो आप हर दिन अपनी लाइफ में किसी ना किसी के साथ एंटर जरूर करते हैं। समझ में आई? आशीष बोल रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है हमें। आशीष ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, अभी पहले कॉन्ट्रैक्ट करना तो सीख लो, ठीक है? सो जो आप डे टू डे जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उसके लिए भी एक लॉ बना हुआ है। लॉ माने कानून। उसके लिए हमारा एक प्रॉपर कानून बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, और उस लॉ का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मैम आप लोग पूछेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सामने 1872 क्यों लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सामने 1872 इसलिए लिखा है क्योंकि ये लॉ फर्स्ट टाइम कब आया था इंडिया में? ये लॉ फर्स्ट टाइम इंडिया में लागू हुआ था, ये लॉ फर्स्ट टाइम इंडिया में एनफोर्स हुआ था 1872 में। एंड अगर एग्जैक्ट बात करें मैम, फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? तो फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को। ये डेट याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ, एमसीक्यू आ सकता है आपको, बता दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस डेट को एनफोर्स हुआ था, और 4 ऑप्शन में दे देगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? करेक्ट ऑप्शन की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। अब ये जो एक्ट है ना, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, तो मेरे पास ना एक छोटा सा ट्रिक है। 1872 को कैसे याद करोगे? 1872 को कैसे याद करोगे जरा गौर से देखो। फर्स्ट 2 लेटर्स 8 + 1 = 9। सेकेंड 2 लेटर्स 7 + 2 = 9। यहाँ हमने थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वाला दिमाग लगा लिया, ठीक है? तो आप इसको याद कैसे करोगे? इन दोनों का सम 9 है और इन दोनों का भी सम 9 है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। 1872 ईयर आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में एंटर करते हैं, सभी करते हैं किसी ना किसी के साथ। जैसे मैंने तन्मय को बोला, तन्मय क्या तुम मेरा फोन 20,000 में खरीदोगे? 20,000 चलो, क्या तुम मेरा फोन 10,000 में खरीदोगे? तो तन्मय ने बोला हाँ। आपको पता है यहाँ मेरे और तन्मय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज, ये लॉ सभी को आना चाहिए, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो चाहे वो आप किसी और के स्टूडेंट हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी को बड़े अच्छे से आना चाहिए, जिसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से समझ के एग्जाम्पल के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और कुछ बेसिक चीजें हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट चीज मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स
ऑन 1 सितंबर 1872। अब आगे एक चीज मैम, आपको पता है इंडिया वाले सारे चीज ना फॉरेनर से कॉपी करते हैं। इंडिया वाले सारे चीज ना अमेरिकन और ब्रिटिशर से कॉपी करते हैं। इंडिया में मैक्सिमम जितने भी लॉ है ना सब बाहर वालों को कॉपी करके बनाए गए हैं। सिमिलरली हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना वो भी ना इंग्लिश वालों को देख करके कॉपी करके बनाया गया है। तो आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ मतलब ब्रिटेन का जो लॉ है ना, ब्रिटेन का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वहां से इंस्पिरेशन लेके उसको देख करके हमारे इंडिया वालों ने भी हमारे इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया है। सो इसके बहुत सारे प्रोविजंस ब्रिटिश के यानी इंग्लिश एक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि मैडम बता दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी कंट्री के लॉ के ऊपर बेस्ड है। 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो द करेक्ट आंसर इज इट इज ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ, राइट। इंग्लिश लॉ ब्रिटेन के लॉ के ऊपर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैडम। अब मैं आपको बता दूं इस एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस थे जब ये एक्ट आया था। अब सेक्शन क्या होता है, आप लोग लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप लोग को नहीं पता होगा सेक्शन क्या होता है, बट लेट मी टेल यू, जैसे एक बुक में अलग अलग चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं वैसे ही एक एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग लॉ अलग अलग नंबर्स में डिवाइडेड होते हैं। सारे लॉ को नंबरिंग कर दी जाती है, नंबरिंग 1, नंबरिंग 2, नंबरिंग 3 एंड सो ऑन, और उसी नंबरिंग को हम बोलते हैं सेक्शन नंबर्स, राइट। सो टोटल देयर आर 266 सेक्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। बट 266 में से आज की डेट में पूरे सेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्शन हटा दिए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं। अब मैं आपको ये बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि आशीष दुकान में गया और 2 पैकेट बिस्किट खरीद के लेके आ गया, यहां उसने दुकान वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा लॉ लागू होगा, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, वो लॉ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रियम्बल में लिखी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल? मतलब हर कानून का एक प्रियम्बल होता है जो बताता है कि उस कानून में किस चीज के बारे में दिया हुआ है, किस चीज के बारे में कानून दिया हुआ है, किस चीज के बारे में लॉ दिया हुआ है, दैट इज अ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल ये बताता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस लिए बना है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं मैडम। अब आप लोग बोलोगे मैम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो ठीक है लेकिन ये आया कहां से? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया, एक लैटिन वर्ड से आया जो कि है कॉन्ट्रैक्टम एंड विच मीन्स ड्रॉन टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है मैम? इसका मतलब होता है कि जब हम कोई चीज डील करते हैं, कोई 2 पार्टी एक सेम चीज के लिए अग्री करते हैं, मतलब वो लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, सो दे आर ड्रॉइंग टुगेदर सम डिसीजंस, दे आर टेकिंग सम डिसीजंस, दे आर एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट। सो ये एक कॉन्ट्रैक्टम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रॉन टुगेदर, एंड उस वर्ड से डिराइव हुआ हमारा इंग्लिश वर्ड विच इज कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बता दो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहां से डिराइव हुआ, कहां से आया कॉन्ट्रैक्ट वर्ड? धरती फाड़ के आया कि आसमान चीर के आया? नहीं जी नहीं, लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टम विच मीन्स ड्रॉन टुगेदर। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ओके, इसको हम ऐसे करके पढ़ते हैं। अभी भी टेढ़ा दिख रहा है क्या? अच्छा टेढ़ा है, इसको मैं सीधा कैसे करूं? ये मेरे से सीधा नहीं हो रहा है। आप लोग अपनी स्क्रीन टेढ़ी कर लीजिए, ठीक है। रोटेट का ऑप्शन ही, अच्छा मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, हाँ ओके 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 हो गया आई गेस। अब आप लोग को सीधा दिखाएगा? नहीं अभी भी उल्टा दिखा रहा है। उल्टा दिखा रहा है कि सीधा दिखा रहा है? बता दो मेरे को एक बात। मैम उल्टा।
उल्टा दिखा रहे हैं। मैंने तो इसको चारों दिशाओं में रोटेट करके देख लिया। अच्छा मेरे मेरे आईपैड में रोटेट हो रहा है ये, लेकिन ना एक्चुअली स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है, स्क्रीन में वैसा ही है। अच्छा आप लोग अपना फोन टेढ़ा करके देख लेंगे क्या? बहुत मेहनत कराते हो मैम आप, ऐसा थोड़ी चलेगा। चलेगा, प्यारे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, एक काम करते हैं, अब यहां बस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सचिन बोल रहे लैपटॉप को कैसे टेढ़ा करेंगे? अच्छा तो ऐसे मुंडी टेढ़ा करके देख लो। ठीक है, छोटा सा एक पेज का ही, बाकी मैंने सीधा सीधा नोट्स बनाए हैं। ओके तो मैम ओके मैम हम लोग पढ़ने वाले हैं अब पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब जो पूरे 266 सेक्शंस है ना, कितने सेक्शन है मैडम? 266। इस पूरे 266 सेक्शन को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग टुकड़ों में, जैसे 1 से लेके 75 तक अलग कर दिया, 76 से लेके 123 तक अलग कर दिया, 124 से लेके 147 तक अलग कर दिया, 148 से 181 अलग कर दिया, 182 से 238 और लास्टली 239 से 266। इतने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हाँ मैडम इतने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब इन टुकड़ों में दिया क्या है? सबसे पहला जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक है वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो कैसे करेंगे, सारे जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन इन सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जो ये वाला पार्ट है कौन सा, सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 123 तक, ये बात करता था सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड। सेल्स ऑफ गुड्स मतलब अगर आपने अपना कोई गुड्स बेचा, आपने कोई अपना सामान बेचा, फॉर एग्जांपल मेरा जूते का बिजनेस है और मैं जूता बेच रही हूँ तो वो मेरे सेल्स ऑफ गुड्स है। तो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस थे 76 से लेके 123 तक में। बट मैडम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई थी, मतलब अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ दिया था, गारंटी से भी रिलेटेड, इंश्योरेंस से भी रिलेटेड, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई थी, इसीलिए उस खिचड़ी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे ना उसको यहां से हटा दिया, रिपील कर दिया मतलब हटा दिया, रिपील कर दिया मतलब खत्म कर दिया, और एक सेपरेट कानून बना दिया, एक सेपरेट एक्ट बना दिया जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अकुल बोल रहा है मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, लेट मी चेक। चलो ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 से 177 में 1 से 75 मैंने क्या बोला कि आपको मैंने बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस हैं और पूरे 266 सेक्शन को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हमारा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, और सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक में कुछ जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जनरल बातें, सारे जनरल बातें कहाँ लिखी हुई है 1 से लेके 75 तक में। उसके बाद सेक्शन 76 से लेके 123 तक दिया हुआ था सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। और क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी पक गई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ही कानून में, इसलिए हमने क्या किया, ये सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 तक को पूरा खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया मतलब रिपील कर दिया, और एक सेपरेट कानून बना दिया, एक सेपरेट लॉ बना दिया जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट है हमारा 124 से लेके 147 तक, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। मतलब आप अगर किसी को गारंटी देते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में लॉ क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में कानून क्या बोलता है, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे 148 से लेके 181 तक, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में। बेलमेंट और प्लेज क्या होता है? बेसिकली जब आपका सामान किसी और के पास पहुंच जाता है, आपने क्या किया, आपने किसी से लोन लिया, और लोन लिया, उसने बदले में बोला कि भाई कुछ गिरवी रख। आपने क्या किया, आपके पास फोन था, आपने अपना फोन उसको प्लेज कर दिया कि भाई जब तक मैं पैसा वापस नहीं देता मेरा फोन रख ले, जब मैं पैसा वापस करूंगा तो मेरा फोन वापस कर देना। वो होता है प्लेज। बेलमेंट क्या होता है? जब आपका गुड्स गुम गया, आपका फोन गुम गया, मान के चलो प्रेरणा का फोन गुम गया और वो किसको मिल गया? अभय को मिल गया। तो जब तक के लिए अभय को पता चल गया कि वो फोन प्रेरणा का है, जब तक के लिए अभय वो फोन प्रेरणा को वापस नहीं कर देता, तब तक के लिए वो जो प्रोविजन उसको डील करेगा वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ बेलमेंट। मतलब किसी और का सामान जब किसी और के पास पहुंच जाए तो अब वहां अभय की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही सलामत प्रेरणा का फोन उसके पास तक पहुंचा दे। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जो दिया हुआ है 148 से लेके 180 तक, 181 तक में। उसके बाद है सेक्शन नंबर 182 से लेके 238, जो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। और मैं बता दूं मैम, ये तीनों मिलके कौन से 124 से 147, 148 से 181, 182 से 238, ये तीनों जो पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट हमारे पार्ट हैं सेकेंड पार्ट। ये हमारे सेकेंड पार्ट है, इसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके ठीक है। तो दिस आर वेरी स्पेसिफिक लॉज। क्यों? क्योंकि ये जनरल लॉज नहीं है, सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये वाले लॉ सिर्फ एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को एप्लीकेबल होते हैं। 148 से 181 का लॉ सिर्फ बेलमेंट और प्लेज के केस में एप्लीकेबल होता है, बाकी केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। 124 से 147 वाला लॉ सिर्फ इंडेमनिटी और गारंटी के केस में एप्लीकेबल होता है, बाकी केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इस बात में बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि ये क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारा सेक्शन 239 से लेके 266, जो बात करता था पार्टनरशिप के बारे में। मतलब अगर दो लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या लॉ है। लेकिन मैडम मैंने पहले ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना पूरी खिचड़ी पक गई थी। सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड भी, गारंटी से रिलेटेड भी, एजेंसी से रिलेटेड भी, पार्टनरशिप से रिलेटेड भी, तो बहुत खिचड़ी पक गई थी। तो लॉ को इजी करने के लिए क्या हुआ, एक दौर आया 1932 का, जब इस सेक्शन को रिपील कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और पार्टनरशिप के लिए एक अलग से कानून बना दिया गया, एक अलग से लॉ बना दिया गया, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जिसको बेसिकली दो चैप्टर्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 एंड पार्ट 2 इज दिस सेक्शन 124 से लेके सेक्शन नंबर 238 तक। बीच के जो सेक्शन है वो हटा दिए गए हैं, रिपील हो गए, डिलीट हो गए हैं। कौन से? 76 से लेके 123 तक डिलीट हो गया है, जो कि बात करता है सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में, और उसके लिए एक सेपरेट लॉ बन गया है विच इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एंड 239 से लेके 236 जो बात करता है पार्टनरशिप के बारे में, जो भी खत्म हो गया है, और उसके लिए एक सेपरेट कानून बन गया, सेपरेट लॉ बन गया विच इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इतना समझ में आया? अब हम लोग एक्चुअल में आज की क्लास अब स्टार्ट करने वाले हैं, और बड़े ही मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो हाउस द जोश? हाउस द जोश एवरीबडी? आशीष इज सेइंग हाय, अमीशा इज सेइंग हाय। ओके, हाय हाय मैम। ओके चलिए चलिए चलिए। अब मैं आपको दो स्टेटमेंट बोलने वाली हूं, आप बताना दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं। मैंने एक स्टेटमेंट बोला पहला कि मैंने सचिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया प्रॉपर्टी का। दूसरा मैंने स्टेटमेंट बोला कि मैंने सचिन के साथ प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट किया। फिर से सुनो, मैंने फर्स्ट लाइन बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि मैंने सचिन के साथ प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया, और मैंने दूसरा लाइन बोला कि मैंने सचिन के साथ प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट किया। तो क्या ये दोनों वर्ड सेम है? सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं मैम। एक लेमैन, एक आम आदमी
ये सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एक ही चीज होती है मैडम, लेकिन क्योंकि आप लोग लॉ के बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग सीएस के बच्चे हैं, अब आप लोग पढ़ने वाले हैं कि मैडम कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट अलग अलग होते हैं, और वो हम कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अग्रीमेंट क्या होता है, इस चीज को हम डिटेल में इस एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और इस एग्जाम्पल में हमने दो भाई साहब को लिया है एग्जाम्पल के लिए। एक भाई साहब कौन है हमारे, सलमान भाई, एक भाई साहब है हमारे सलमान भाई, और दूसरे भाई साहब है हमारे कौन, शाहरुख भाई, शाहरुख भाई। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट को समझने के लिए दो एग्जाम्पल लिया, दो लोगों का एग्जाम्पल लिया, एक है हमारे सलमान भाई और एक है हमारे शाहरुख भाई। अब यहाँ क्या हुआ, सलमान भाई गए शाहरुख भाई के पास, ऐसे उनके घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, शाहरुख भाई सुनना, मेरे को ना तेरा बंगला खरीदने का है। ठीक है, या फिर रुको एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। शाहरुख भाई सल्लू भाई नहीं गए शाहरुख भाई के पास, शाहरुख भाई की एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग है, जिसका नाम है मन्नत। शाहरुख भाई जिस घर में रहते हैं उसका नाम है मन्नत। तो ये क्या है, ये प्यारा सा 200 करोड़ का घर है शाहरुख भाई का, जहां शाहरुख भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। अब शाहरुख भाई का प्लान हो गया यूएस शिफ्ट होने का, तो शाहरुख भाई बोले कि मैं तो जा रहा हूं यूएसए, अब ये मेरी बेचारी मन्नत क्या काम आएगी, खाली खाली तो जाले लग जाएंगे, बेकार हो जाएगी, कुछ यूज तो आनी चाहिए। तो शाहरुख भाई का दिमाग चला और शाहरुख भाई ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं तो जा रहा हूं यूएसए, मैं अपना मन्नत बेच देता हूं किसी को, और 200 करोड़ की बिल्डिंग है कौन खरीदेगा। तो शाहरुख भाई गए सलमान भाई के पास, और सलमान भाई को शाहरुख भाई ने बोला कि भाई मैं जा रहा हूं यूएसए, मेरा घर बेचना चाहता हूं मैं, क्या तुम मेरा मन्नत 200 करोड़ में खरीदोगे। तो यहाँ शाहरुख भाई गए सलमान भाई के पास कि क्या तुम मेरा मन्नत 200 करोड़ में खरीदोगे, और सलमान भाई ने सोचा, जोड़ा घटाया और बोला, वाह कांच वाला घर मिल रहा है, इतना सुंदर, ऐसे कैसे जाने दूं, खरीद लेता हूं, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है, बहुत पैसा है मेरे पास। ठीक है, तो सलमान भाई ने बोल दिया, हाँ भाई मैं तेरा बंगला, मैं तेरा मन्नत 200 करोड़ में खरीदूंगा। और इधर से शाहरुख भाई ने मन्नत डिलीवर कर दिया, और इधर से सलमान भाई ने रोकड़ा डिलीवर कर दिया। रोकड़ा माने पैसा, ठीक है, पैसा पैसा। तो सलमान भाई ने 200 करोड़ दे दिया। अब ये स्टोरी समझ में आ गई आपको, किसकी, सलमान भाई और शाहरुख भाई की। अब स्टोरी से हम कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे और धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे टर्म्स को समझेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म इज प्रपोजल और ऑफर। जस्ट अ मिनट, ये हो गया। ये सारे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इस शाहरुख और सलमान भाई के एग्जाम्पल से हम लोग सारे टर्म को समझेंगे। जब शाहरुख भाई गए सलमान के पास कि भाई क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, तो सलमान भाई ने क्या दिया, शाहरुख भाई ने क्या दिया, ऑफर दिया। तो जब शाहरुख भाई ने ऐसा बोला कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, तब शाहरुख भाई ने क्या दिया, प्रपोजल, प्रपोजल दिया, ऑफर दिया। और जैसे ही सलमान भाई ने बोल दिया कि हाँ
मैं तुम्हारा बंगला 200 करोड़ में खरीदूंगा। मतलब जो शाहरुख भाई ने ऑफर दिया उसको सलमान भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में हो गई दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड्स। तो शाहरुख भाई ने ऑफर दिया कि मेरा बंगला खरीदोगे क्या, सलमान भाई ने हाँ बोल दिया। मतलब यहाँ क्या हो गया, शाहरुख भाई ने ऑफर दिया जिसको हम बोलते हैं प्रपोजल, और जब सलमान भाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस। और एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। इतना समझ में आया? एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ऑफर बन जाता है प्रॉमिस। अब जैसे सलमान भाई ने हाँ बोल दिया, दोनों के बीच में हो गया प्रॉमिस। अब अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ रहता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ रहता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब आप बोलोगे मैम कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब आप जो दे रहे हो उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। यहां पर सलमान भाई पैसा दे रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? मन्नत, बिल्डिंग मिल रही है, घर मिल रहा है बना बनाया। तो सलमान भाई जो दे रहा है उसके बदले उसको कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बिल्डिंग मिल रही है, घर मिल रहा है। और सिमिलरली शाहरुख को क्या मिल रहा है? शाहरुख बंगला दे रहा है तो उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जब आपको बदले में कुछ मिलता है दैट इज योर कंसिडरेशन। मतलब यहाँ सलमान भाई का कंसिडरेशन क्या है? सलमान भाई को क्या मिल रहा है? सलमान भाई को बंगला मिल रहा है, तो ये जो बंगला है ये सलमान भाई के लिए हो गया कंसिडरेशन। और शाहरुख भाई को पैसा मिल रहा है तो शाहरुख भाई के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? पैसा। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन है? जी हाँ मैम, कंसिडरेशन तो है, बदले में कुछ मिल रहा है दोनों को। तो ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी होता है उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट। अब आपको ये समझ में आ गया मैम कि प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। लीगल लैंग्वेज क्या है, इनकी लीगल डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एक एग्जाम्पल, एक ब्रॉड अपने माइंड में एक सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हैं कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता क्या है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, राइट। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब मैडम इतना तो समझ में आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस खेत की मूली है, अग्रीमेंट तो समझ में आ गया। तो एक बात बता दूं मैम, ऐसा अग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सिएबिलिटी भी होती है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एनफोर्सिएबिलिटी क्या होती है मैडम, एक बात बताओ मेरे को। एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसके छोटे भाई बहन है, किसके छोटे भाई बहन है? आशीष बोल रहे हैं मेरे। आशीष तुम्हारा बहुत एग्जाम्पल हो चुका है, सिद्धि बोल रही है मेरे। चलो सिद्धि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो सिद्धि का छोटा सा प्यारा सा भाई है और वो बहुत नटखट है, वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है। तो सिद्धि ने अपने भाई को बोला कि भाई अगर तू इस साल मन लगा के पढ़ लिया ना, और अगर तू इस साल 95 परसेंटाइल ले आया ना तो मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगी। ठीक है, सिद्धि ने अपने भाई को बोला कि भाई अगर तू मन लगा के पढ़ लिया और अगर तू 95% ले आया तो मैं तेरे को एक साइकिल दिलाऊंगी। तो यहां सिद्धि ने अपने भाई को ऑफर दिया कि अगर तू लेकर के आएगा तो मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगी। तो यहाँ पर ऑफर हो रहा है और उसके भाई ने बोला हाँ ठीक है मैं लेके आऊंगा। उसके भाई ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो सिद्धि ने ऑफर दिया, उसके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रॉमिस। अब क्या है इसमें, इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है? जी हाँ है। सिद्धि के भाई को क्या मिलेगा? साइकिल। और सिद्धि को क्या मिलेगा? उसका भाई उसके लिए 95 परसेंटेज लेके आएगा, कंसिडरेशन भी है। तो ये अग्रीमेंट तो हो गया मैम, इसको बोलेंगे कि सिद्धि और उसके भाई के बीच में एग्रीमेंट हो गया। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अब आ गया एग्जाम, सिद्धि के भाई ने एकदम सब कुछ भूख प्यास भूल करके मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर ली और 98% ले आया एग्जाम में। और फिर वो गया सिद्धि के पास, दीदी 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 मैं ना 98% ले आया, याद करो अपना प्रॉमिस, आपने मुझे बोला था कि अगर मैं 95% लाता हूं तो आप मुझे साइकिल दिलाओगे। तो सिद्धि बोलेगी हैं, मैंने कब ऐसा बोला था, मैंने तो नहीं बोला था।
तो सिद्धि बोलेगी कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैं थोड़ी तेरे को साइकिल दिला रही हूँ, मैं नहीं दिलाऊंगी तेरे को कोई साइकिल फाइकिल। तो मेरे को बताओ, क्या सिद्धि का भाई कोर्ट में जाके सिद्धि के अगेंस्ट केस कर सकता है? बदले की भावना से मत बोलना, दिल पे लेके मत बोलना, जनरली सोच करके बताओ, क्या सिद्धि के भाई सिद्धि के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है कि इसने मुझे साइकिल नहीं दिलाई, इसने मुझे बोला था साइकिल दिलाएगी और नहीं दिलाई? सब बोल रहे हैं नो, ऑब्वियस सी बात है नो। मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल नहीं है मतलब कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर पाओगे, आप उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा पाओगे। मतलब अगर वो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं हुआ, किसी पार्टी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो आप उसको फोर्स में नहीं ला पाओगे, मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं है। और ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सिर्फ ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में, जो लॉ में एनफोर्सेबल होता है, सिर्फ ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में, लॉ में एनफोर्सेबल होता है, सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे कि आपने मान के चलो, एक और बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले? दिव्या का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दिव्या को चाहिए था नया लैपटॉप। तो दिव्या ने मस्त अमेजन खोला, अमेजन से मस्त एक HP का i7 10th जनरेशन ऑर्डर कर दिया और 50,000 का था, 60,000 का था वो लैपटॉप। दिव्या ने 60,000 का पेमेंट कर दिया और ऑर्डर कर दिया लैपटॉप। लेकिन वो लैपटॉप दिव्या के पास डिलीवरी नहीं हुआ। पैसे तो काट लिए अमेजन वालों ने, पैसे तो चले गए, लेकिन दिव्या के पास वो लैपटॉप नहीं आया। तो क्या अब दिव्या अमेजन के अगेंस्ट या जो सेलर है उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्यों भैया? यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है। मतलब आप, अगर अमेजन अपनी ड्यूटी, अपना प्रॉमिस नहीं निभाता है, अमेजन ने प्रॉमिस किया था कि वो आपको लैपटॉप देगा, बदले में आप उसको 60,000 रुपए दे रहे हो, तो अमेजन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं और फिर कोर्ट अमेजन वालों को बोलेगी या तो आप लैपटॉप दो या तो उनके पैसे रिफंड करो। तो ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, जिसको हम फोर्स में ला सकते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो आज आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मैम अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है कि ऐसे अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आज की क्लास समझ में आई सबको? टुडे वाज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा एक्ट है जो आप सभी एक्सपीरियंस किए होंगे, क्योंकि बाकी सारा लॉ डेली हो ना हो, ये चीज आप लोग के साथ डेली होता है, तो आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब इस चीज को बुक के साथ, डिटेल नोट्स के साथ, लॉ की लैंग्वेज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। आज का क्लास था आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने का कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब ये सारे जो टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स मैम? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर मीनिंग सेक्शन नंबर के साथ हम लोग कल फुल फ्लेज क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। टुडे वॉज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आपके सारे भाई बंधु जो आज नहीं आए हैं, कल सबको बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सब जरूर से अटेंड करें, और कल से आप सभी जरूर से 4:30 आइएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में वो अच्छा लगा, समझ में आया, और सलमान भाई और शाहरुख भाई का एग्जाम्पल भी समझ में आया, और सिद्धि के भाई वाला एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। विद दिस इज एक सेकेंड, दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।